सबसे पहले हम शुरू करेंगे मॉलिक्यूलर मास और फार्मूला मास। ठीक है, यहाँ देखिए इसमें फार्मूला मॉलिक्यूलर मास में आप देखें यहाँ वर्ड आ रहा है मॉलिक्यूल। ठीक है, अब मॉलिक्यूलर मास कब यूज होता है, तो ये इस चीज़ को देखें आप कि मॉलिक्यूलर मास हम तब यूज कर सके कि जब कोई यानी कि एटम्स कंबाइन विद कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, विद कोवेलेंट बॉन्ड, यानी कि जब एटम्स आपस में कंबाइंड हो जाए कोवेलेंट बॉन्ड के साथ, तो फिर हम यूज करते हैं मोलर मास वाला मॉलिक्यूलर मास वाला कॉन्सेप्ट। इसमें देखिए एटम्स कंबाइंड विद कोवेलेंट बॉन्ड। अब मॉलिक्यूलर मास में दो तरह के मॉलिक्यूल्स बन होते हैं। एक तो वो होता है सेम एटम वाले मॉलिक्यूल्स, जैसे कि हाइड्रोजन के साथ सिंगल बॉन्ड बनाकर बना होता है H2। ठीक इसी तरह से क्लोरीन के साथ मिलकर बनाता है Cl2। तो ये मॉलिक्यूल है, इन्हें हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके अलावा भी मॉलिक्यूल्स कैसे कहते हैं, बाज़ बच्चे ये सोच रहे होते हैं कि सर मॉलिक्यूल तो सिर्फ जब सेम एटम आपस में मिलते हैं तब बनते हैं, वो ठीक है, इन्हें हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। अगर मॉलिक्यूल मिसाल के तौर पे दो एटम आपस में मिल रहे हैं, जैसे कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, तो ये बन रहा है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देखें कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड में हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में कोवेलेंट बॉन्ड हुए। ठीक है, अगर कोवेलेंट बॉन्ड कोई चीज़ है आपस में मिल रही है, तो ये ज़्यादातर होते हैं लिक्विड या फिर गैसेस। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड जितने भी होते हैं ये ज़्यादातर लिक्विड या गैसेस हो गए। तो कोई भी ऐसे केमिकल कंपाउंड जिनमें केमिकल यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होगा, हम उसे बोलेंगे, उसके लिए यूज़ करेगा टर्म मॉलिक्यूलर मास। समझ रहे हो बात को, यानी कि कोई भी ऐसा बॉन्ड जो आपस में कोवेलेंट बॉन्ड के जरिए से जुड़ेगी, यानी कि ऐसे केमिकल जिनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद हो, तो यहाँ पर हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास। इनको फाइंड करने के लिए यूज़ होता है मॉलिक्यूलर मास। सेम इसी तरह वाटर है, एक हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ मिलता है और दूसरी तरफ से दूसरा हाइड्रोजन भी ऑक्सीजन के साथ मिल रहा है। ये दोनों सिंगल ही बॉन्ड है, यानी कि हाइड्रोजन अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास लेकर जाता है, सेम यही हाइड्रोजन भी अपना एक इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के पास भी लेकर जा रहा है, ये मिलकर आपस में बना रहे कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसलिए हम इसके लिए यूज़ करते हैं H2O मॉलिक्यूल। H2O मॉलिक्यूल, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? देखिए आसान कॉन्सेप्ट आपको ये समझा रहा हूँ कि एक तो सेम एटम जब आपस में मिलते हैं तो इसे हम कहते हैं डायटोमिक मॉलिक्यूल। ठीक है, इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे यानी कि मॉलिक्यूलर मास का टर्म। और ऐसे एटम्स जो आपस में मिलकर कोवेलेंट बॉन्ड बना रहे हो, कोवेलेंट बॉन्ड, तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे टर्म मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, तो इनको फाइंड करने के लिए हम यूज़ करते हैं फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास कब कब यूज़ करेंगे, देखें फाइंड द मॉलिक्यूलर मास। ठीक है, फाइंड द मॉलिक्यूलर मास, देखें जरा इसमें, देखें मैं समझा रहा हूँ। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास कब यूज़ करेंगे, एक अगर हमें H2 का मास मालूम करने के लिए दिया जाए, F2 या Cl2 Br2। ठीक है, ये सारे के सारे डायटोमिक मॉलिक्यूल है, N2 और O2 ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, हम इनके लिए भी यूज़ करेंगे टर्म मॉलिक्यूलर मास। इसके अलावा कोई भी ऐसा केमिकल बॉन्ड यानी कि कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जो कोवेलेंटली बाइंडेड हो, कोवेलेंटली यानी कि उनके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा हो, जैसे कि बन रहा है HCl हाइड्रोजन क्लोराइड HCl। ठीक है, इसके बीच में भी कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक इसी तरीके से दूसरा है हमारे पास अमोनिया NH3, तो NH3 में भी कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, इसके लिए भी हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास की। साथ साथ ये है H2O, ठीक है, CH4, ये सारे के सारे मॉलिक्यूलर है। ठीक है, इन सबको हम कहते हैं मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब स्टूडेंट ये मतलब पूछना चाह रहा होता है कि सर क्या हम कैल्शियम कार्बोनेट को CaCO3 को मॉलिक्यूलर फार्मूला कह सकते हैं? नहीं, इसके लिए हम मॉलिक्यूलर फार्मूला यानी कि मॉलिक्यूलर मास का टर्म नहीं यूज़ करेंगे। ठीक है, इसे हम मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कह सकते। उसकी वजह क्या है कि सर यहाँ तो ऑक्सीजन में O3 मौजूद है, कोई मॉलिक्यूलर चीज़ मौजूद है, ऐसा ठीक है, लेकिन याद रखें कोई भी ऐसा केमिकल कंपाउंड जिसमें मेटल्स मौजूद हो, ठीक है, ये याद रखो कि मेटल्स कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। मेटल्स जब भी बॉन्ड बनाएंगे ये आपको बॉन्डिंग बना कर देगा आयनिक बॉन्ड। ठीक है, यहाँ देखें, यानी कि ये याद रखें, आप मेटल्स लिख ले अपने पास, आप लाजमी नोट करें, लिखते नहीं हो फिर बाद में शिकवा करते हो कि सर हम भूल गए, तो इसलिए मैं आप सबको भी बता रहा हूँ कि आप लोग भी लिखें, और जो ये लेक्चर देख रहे हैं वो भी लिखे अपने पास, याद कर ले, समझ ले कि मेटल्स ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड। ठीक है, मेटल्स हमेशा बनाते हैं आयनिक बॉन्ड। ठीक हो गया, ये आपने याद रखना। मेटल्स की पहचान आपको खुद मालूम है, कहीं स्टूडेंट्स को याद करवाए होते टीचर्स ने कि शुरू में 1 से 20 तक के एलिमेंट, उनमें कहीं एटम्स आप याद करते हो, जैसे कि सोडियम, लिथियम, पोटाशियम। ठीक है, इसी के साथ साथ बेरिलियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम। ठीक है, यानी कि कैल्शियम, मैग्नीशियम, IUM, इनके अंदर यम आ रहा है। ठीक है, तो ये सारे के सारे बनाए गए आयनिक बॉन्ड।
ठीक हो गया। अब इसमें आपको मॉलिक्यूलर नंबर दिख रहा है। बाज़ स्टूडेंट्स कहते हैं कि सर हमें तो टीचर ने गाइड किया कि कोई भी ऐसा केमिकल फार्मूला जिसमें कोई नंबर लगा हुआ हम उसे मॉलिक्यूलर फार्मूला कहते हैं। तो ऐसा नहीं है, ठीक है। हर मॉलिक्यूल दिखने वाला मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं होता। अब यहाँ अगर आपको नंबर नजर आ रहा है, इसमें नंबर नजर आ रहा है, इसमें नंबर नजर आ रहा है, तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूले है, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं है। वजह क्या है? वजह ये कि इसके अंदर मौजूद है मेटल कभी भी कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते। मेटल्स हमेशा देखिए लिखा है ये मेटल ऑलवेज फॉर्म आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड बनाने वाली चीज़ें जो होगी वो होती है क्रिस्टलाइन फॉर्म में, ठीक हो गया, क्रिस्टलाइन होगी। और साथ साथ ये सॉलिड स्टेट में होता है, यानी कि मैंने आपको बताया कोवेलेंट बॉन्ड बनाने वाली चीज़ें लिक्विड या गैसेस स्टेट में होगी, ठीक है। तो लिक्विड और गैसेस के मॉलिक्यूल्स बनते हैं, सॉलिड के मॉलिक्यूल्स नहीं बनते, ठीक है। सॉलिड के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कंपाउंड का, कंपाउंड इन्हें भी कहते हैं, लेकिन ये मॉलिक्यूलर शेप कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से हम इनको कह रहे हैं, यानी कि कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की वजह से हम इनको कहते हैं मॉलिक्यूल। अब यहाँ देखें, इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे फार्मूला मास, ठीक है, फार्मूला मास इसके लिए। और बाकी ये जितने भी सारे इनके लिए हम ये टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, इनके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास। ओके, अब यहाँ तक समझने के बाद मैं आपको एक थोड़ा सा मुख्तसर दोबारा क्लियर करूँगा, और साथ साथ आपको अब एक अगली मुख्तसर सी वीडियो में आपको इसके न्यूमेरिकल्स मालूम करके दिखा, तो यानी कि न्यूमेरिकल्स के साथ इसको हल करोगे। तरीकाकार दोनों का सेम है, सिर्फ आपने ये समझना है कि कब हमने मॉलिक्यूलर मास लगाना है और कहाँ पर फार्मूला मास लगेगा। मुमकिन है आप में से एक बात को समझ आ गया हो कि यार सर हमें तो क्लियर हो गया, कुछ पहले क्लियर था, कुछ अभी भी क्लियर हो गया कि जी सर ठीक है, जहाँ मेटल्स आएगा हम वहाँ पर फार्मूला मास यूज़ करेंगे, और जहाँ पर मेटल्स नहीं होगा और कोई बॉन्ड बन रहा होगा और उसके बीच में कोवेलेंट बॉन्ड बन रहा होगा, तो कोवेलेंट बॉन्ड जहाँ पर होगा हम वहाँ पर मॉलिक्यूलर मास यूज़ करेंगे। मैंने कुछ केमिकल फार्मूले लिख दिए, ठीक है। इन केमिकल्स फार्मूले में मैं अब आपको ये पहचान करवा रहा हूँ कि इनमें से मॉलिक्यूलर मास किन के लिए यूज़ होना है और फार्मूला मास किसके लिए यूज़ होगा, ठीक है। तमाम स्टूडेंट्स जो लास्ट टाइम क्लास में मौजूद थे वो भी, और जो आज एक दो स्टूडेंट्स न्यू आए वो भी इस चीज़ को ज़रा समझे कि सर हम कैसे, यानी कि मॉलिक्यूलर मास किसके लिए यूज़ करेंगे, फार्मूला मास किसके लिए यूज़ करेंगे। आसान तरीका लास्ट टाइम भी समझा चुका हूँ कि कोई भी ऐसा केमिकल फार्मूला जिसमें मेटल्स मौजूद होगा, ठीक है, तो मेटल्स के लिए हम यूज़ करेंगे टर्म फार्मूला मास, क्योंकि मेटल्स बना रहे होते हैं आयनिक बॉन्ड, और जितने भी बाकी केमिकल फार्मूले जिनमें कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद होंगे तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास का, ठीक है। यहाँ देखिए अब यहाँ सबसे पहले आपको केमिकल फार्मूला जो दिया जा रहा है वाटर का, तो वाटर में स्टूडेंट्स को मालूम है कि वाटर के बीच में मौजूद होता है कोवेलेंट बॉन्ड, ठीक है। वाटर के मॉलिक्यूल में यानी कि H2O में मौजूद होगा कोवेलेंट बॉन्ड, तो ये कोवेलेंट मॉलिक्यूल है, कोवेलेंट कंपाउंड है, तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास का। दूसरा केमिकल फार्मूला है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट। यहाँ देखें आपको इसमें दिख रहा होगा एक मेटल, तो ये मेटल जो केमिकल कंपाउंड होते हैं ये सारे के सारे आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक क्रिस्टलाइन, ठीक है, आयनिक बॉन्ड। तो इसके लिए हम टर्म यूज़ करेंगे फार्मूला मास का, फार्मूला मास। ये मेटल है, इसके लिए भी फार्मूला मास का टर्म यूज़ करेंगे। इसमें भी मेटल है सोडियम नाइट्रेट, इसके लिए भी टर्म फार्मूला मास यूज़ करेंगे। अब स्टूडेंट्स को शिकवा है कि सर O3 लगा है, तो दोबारा मैं बता रहा हूँ कि मॉलिक्यूल दिख रहा है लेकिन इसके अंदर मॉलिक्यूल मौजूद नहीं होता है, क्योंकि ये सॉलिड फॉर्म में होता है, ठीक है। सोडियम नाइट्रेट आप देखें क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर होगा इसका, ठीक है, नमक के दानों की तरह सोडियम नाइट्रेट भी आपको दिख रहा होगा। फिर यहाँ देखें, तो इसके लिए भी हम फार्मूला मास यूज़ करेंगे। ये HCl है। बाज़ स्टूडेंट ने कहा कि सर हमें टीचर्स ने समझाया कि कोई भी ऐसा केमिकल फार्मूला जिसमें कोई नंबर ना मौजूद हो रहा हो हम उसको मॉलिक्यूलर फार्मूला नहीं कहते, ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये थोड़ा कॉन्सेप्ट है, उन टीचर्स को भी चाहिए थोड़ा सा अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाए और इन चीज़ों को क्लियर करें। देखें यहाँ पर ये मौजूद है HCl जो है, मालूम है स्टूडेंट्स को कि ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ठीक है। तो कोवेलेंट कंपाउंड के लिए हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास का, कोवेलेंट कंपाउंड यानी कि इसके लिए टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास का। ओके, इसके बाद NH3 है, NH3 भी कोवेलेंट कंपाउंड है, इसके लिए भी टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास। इसके बाद दूसरा ये आ रहा है, ठीक है, CH4 कोवेलेंट कंपाउंड, इसके लिए भी हम टर्म यूज़ करेंगे मॉलिक्यूलर मास। बाकी बीच में जितने आपको नजर आ रहे हैं इनमें सब में आपको मेटल्स नजर आ रहा होगा, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ठीक है, ये सारे के सारे भी आयनिक कंपाउंड है और इनके लिए टर्म यूज़ करेंगे फार्मूला मास। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल दोनों का तरीकाकार सेम है, यूनिट दोनों का सेम है। एक छोटा सा न्यूमेरिकल आपको करवा रहा हूँ कि हम उसमें फार्मूला मास या मॉलिक्यूलर मास कैसे मालूम करेंगे। तो दोनों का तरीकाकार है कि मैं एक एक दोनों की एग्जांपल आपको करवा देता हूँ। यहाँ देखिए पेपर में क्वेश्चन आपके पास आ गया, आजकल ये न्यूमेरिकल्स में आ रहा ज़्यादातर, पहले आता था सोल्व में, अब सोल्व में नहीं आ रहा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ, किसी भी मॉलिक्यूल का मास मालूम कर ले, जैसे कि हम मालूम कर लेते हैं CH4 का, ठीक है। फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ CH4। देखें यहाँ लिखा हुआ है मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास लिखा है तो आपने लाजमी कोई कोवेलेंट कंपाउंड उठाना है, ठीक है। मॉलिक्यूलर मास के लिए लाजमी कोवेलेंट कंपाउंड ही होगा। तो देखें यहाँ पर CH4 कोवेलेंट कंपाउंड है। अब इसमें डेटा बनाने की ज़रूरत नहीं है,
बाज़ टीचर्स डेटा बनवा कर भी स्टूडेंट्स को सोल्व करवा रहे होते हैं कि पहले कार्बन का मास लिखो, फिर हाइड्रोजन का मास लिखो, फिर नीचे जाके सोल्यूशन करो। तो सोल्यूशन में कार्बन को मल्टीप्लाई कर दो 1 से, एच को मल्टीप्लाई कर दो 4 टाइम्स से, ऐसे भी ठीक है, लेकिन आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इसलिए कि अभी ये न्यूमेरिकल्स में नहीं आता। ठीक है, तो यहाँ देखें, आपने लिखना है मास ऑफ कार्बन और मास ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ देखें, कार्बन का मास 12, हाइड्रोजन का मास 1। ठीक हो गया, कार्बन का मास 12, एटॉमिक मास यूनिट AMU लगेगा, और हाइड्रोजन का मास है 1। अब इसमें आपने क्या करना है, कार्बन को, यहाँ देखिए कार्बन लिखा है एक ही बार, तो इसे मल्टीप्लाई कर देना 1 से। हाइड्रोजन लिखा है 4 टाइम, इसे मल्टीप्लाई कर दिया आपने 4 से। तो 12 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल टू 12 एंड 1 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4। दोनों को ऐड किया तो आंसर आपके पास आएगा 16। ठीक है, 16 यूनिट लगा दोगे एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, ये बिल्कुल आसान तरीका है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। अब सवाल ये पैदा होता है कि सर हमें ये 16 ग्राम हम कहाँ से लेकर आए, कैसे लेकर आए, तो इसके लिए आपको एलिमेंट याद करना पड़ेगा, एलिमेंट के एटॉमिक नंबर और एलिमेंट के मास नंबर। जितने आपको एलिमेंट के एटॉमिक नंबर याद होंगे तो एटॉमिक नंबर आपको हेल्प करेगी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन में, और एटॉमिक मास जो एटम का होगा या मास एटॉमिक मास वो आपको हेल्प करेंगे इस तरह के, यानी कि मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, मोलर मास, मोल्स, और आगे जाकर मोलरिटी वगैरह के न्यूमेरिकल्स आएगा, उन सब में आपको ये एटॉमिक मास हेल्प करेगा। ठीक है, ये आपने याद कर रहे हैं। ये हो गया फाइंड द मॉलिक्यूलर मास ऑफ मीथेन। ठीक है, ये आपके पास आंसर आएगा 16 एटॉमिक मास यूनिट। ठीक है, इसी तरीके से आपको दिया जाएगा फाइंड द फार्मूला मास ऑफ कोई भी फार्मूला, यानी कि जिसमें सॉलिड स्टेट मौजूद हो और सोडियम लाजमी मौजूद हो, तो जब वो आएगा तो उसके लिए अपना टर्म यूज होता है फार्मूला मास। तो इनमें से आप कोई भी एक देख ले, चाहे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड या मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, कोई भी कैल्शियम कार्बोनेट देख ले, यहाँ पर हम यूज़ कर लेते हैं आपकी आसानी के लिए, जिसके अंदर मल्टीप्लिकेशन वाला भी थोड़ा सीन आ रहा हो ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए, तो वो मैं आपको क्लियर करवा देता हूँ। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, यहाँ देखें कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, फाइंड द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। ये स्पेशली उन स्टूडेंट्स को भी क्लियर करवा रहा हूँ जो बच्चे ये समझते हैं कि सर यहाँ मालिक्यूल लगा है, इसको मालिक्यूलर बोलना चाहिए, ऐसा नहीं है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट आप अपने माइंड से निकाल दें। ऐसा नहीं होता कि फाइंड द फार्मूला मास ऑफ, ऐसा सर के हमें टीचर्स ने बताया है कि जहाँ पर यानी कि कोई नंबर नहीं होगा हम उसके लिए फार्मूला मास यूज़ करेंगे, ऐसा नहीं हो। ठीक है, यहाँ देखिए मैं आपको क्लियर करवा, फाइंड द फार्मूला मास ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो देखें यहाँ तरीकाकार वही है, आपने लिखा मास ऑफ कैल्शियम, उसके बाद मास ऑफ कार्बन एंड मास ऑफ हाइड्रोजन जो यहाँ मौजूद है, सॉरी मास ऑफ ऑक्सीजन। ठीक है, यहाँ देखें कैल्शियम, कार्बन और ऑक्सीजन। कैल्शियम का मास 40, कार्बन का मास 12 एंड ऑक्सीजन का मास 16। ठीक है, अब यहाँ देखें कैल्शियम इसमें एक ही बार है 1 टाइम, कार्बन 1 टाइम एंड ऑक्सीजन 3 टाइम। आपकी मर्जी, आप चाहो इसे मल्टीप्लाई दे दो या ना दे दो, कोई परेशानी नहीं है कि सर यहाँ तो 1 लिखा है, टीचर ने कहा था एक बार लाजमी मल्टीप्लाई करना, कोई ज़रूरी नहीं है। ठीक है, यहाँ देखें आपने जस्ट क्या करना, 16 को मल्टीप्लाई दे दिया 3 टाइम, तो 16 3 यानी कि 16 का टेबल 3 टाइम पढ़ लें या 3 का टेबल 16 टाइम पढ़ दें। ठीक है, आंसर आपके पास आएगा 48। सही, अब आपने क्या करना है 40, 12 और 48 को आपस में ऐड करना। स्टूडेंट बाज़ टाइम ये करता है कि ऑक्सीजन 3 टाइम होता है और वो 3 टाइम लिखना भूल कर सिंगल टाइम करके आंसर गलत ले आता है। एमसीक्यूज़ में आपको दिया जाता है टाइम कम होता है और बच्चा ये नहीं समझ पाता कि मैंने ऑक्सीजन को 3 टाइम करना। ऐसे पप्पू से मुराद वो बच्चे जो स्कूल में पढ़ते नहीं है और बोर्ड में जाकर सिर्फ पेपर के लिए, पेपर वाले दिन जाकर बैठा होता है और ये सोच रहा होता है कि हम चीटिंग से या पेपर क्लियर कर लेंगे, तो उनके लिए ये थोड़ा मसला करता है। वो स्टूडेंट ये करते हैं कि कैल्शियम के मास को 40, अगर उन्हें मालूम पड़ जाता, कहीं कोई स्टूडेंट उन्हें बता रहा होता है कि भाई कैल्शियम का मास 40 है, कार्बन का मास 12 है, या टीचर ने बार बार याद करवा दिया होता है, तो वो स्टूडेंट कभी न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं होता, वो इसी को इस तरीके से करके आ जाता है, यानी कि 40, 12 और 16। ठीक है, वन टोटल का आंसर क्या लेकर आता है, यानी कि 40 और 12 52 एंड 58 68 इसका आंसर लेकर आएगा। ठीक है, और आगे यूनिट लगाकर खुशी से आ जाता है कि सर मैंने बिल्कुल ठीक है या गलत हो रहा है। देखिए यहाँ 68 नहीं आएगा, आंसर इसका क्या बनेगा वो मैं दिखा रहा हूँ। 40, 12 और 48, आप इन तीनों को जब ऐड करोगे तो आपके पास टोटल आंसर आएगा 100। ठीक है, तो यहाँ देखिए इसका यूनिट आपने लगा दिया एटॉमिक मास यूनिट। ठीक हो गया, यहाँ इन दोनों का चाहे मॉलिक्यूलर मास आ रहा है या फार्मूला मास आ रहा है, तो इन दोनों के लिए यूनिट हम लगाएंगे एटॉमिक मास यूनिट। बाज़ बच्चे कहते हैं कि सर यहाँ क्या एटॉमिक मास यूनिट लगा दे, यहाँ पर आपकी मर्जी लगाना चाहते हो लगा लो, लेकिन आंसर
एक्यूरेट आपने लाना चाहिए, ठीक है। आंसर में आपने यूनिट का ख्याल रखना है, एटॉमिक मास यूनिट। और फार्मूला मास भी जब यूज़ होगा उसके लिए भी यूनिट लगेगा, एटॉमिक मास यूनिट। बाद से बच्चों को भूला होता है, उन्होंने मोलर मास को और फार्मूला मास को एक ही समझा होता है, और वो फार्मूला मास के लिए भी यूनिट मोलर मास के यानी कि ग्राम लगा कर आ जाते हो, ठीक है। तो वो आपने नहीं करना। आगे आ रहा है मोलर मास। इसका तरीकाकार क्या है, ठीक है। देखिए ये भी वही चीज़ है, सिर्फ इसमें क्या है कि मॉलिक्यूलर मास जिनके लिए हम यूज़ कर रहे थे, मॉलिक्यूलर मास, ठीक है, और दूसरा था फार्मूला मास, फार्मूला मास। तो जो भी केमिकल कंपाउंड थे जो मॉलिक्यूलर मास में थे, जिसमें CH4, NH3, H2O, ठीक है, और जैसे कि मॉलिक्यूलर मास H2O, H2, ठीक है ना, HCl, HCl, CO2, ये तमाम के तमाम थे, इनके लिए हमने फाइंड किया था मॉलिक्यूलर मास। उसके बाद जो फार्मूला मास में थे जितने भी यानी कि ऐसे केमिकल कंपाउंड जिसमें मेटल्स मौजूद होगा, ठीक है, उनके लिए हमने टर्म यूज़ किया था फार्मूला मास। सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सारे। तो इनके लिए यानी कि जिनके अंदर कोई ना कोई मेटल्स मौजूद था, मेटल्स, सोडियम, मैग्नीशियम, सोडियम एंड कैल्शियम, ठीक है, इन सब के लिए हमने टर्म यूज़ किया था फार्मूला मास। और जिनके अंदर कोवेलेंट बॉन्ड मौजूद है, यानी कि जो मॉलिक्यूल्स बना रहे गैसेस या लिक्विड स्टेट में, तो उनके लिए हमने टर्म यूज़ किया था मॉलिक्यूलर मास। ये दोनों के बाद अब हमारे पास अगला जो कॉन्सेप्ट आ रहा है वो है मोलर मास। कि सर मोलर मास क्या है? देखिए मोलर मास इन सब के लिए यूज़ हो सकता है, ठीक है, मोलर मास इन सब के लिए यूज़ हो सकता है। मोलर मास में मोलर मास को डिफाइन कैसे करते हैं कि इसमें किसी भी एटम का मास हो गया, यानी कि एटॉमिक मास हो गया, किसी भी एटम का मास हो गया, या फिर किसी भी मॉलिक्यूलर कंपाउंड का मास हो गया, यानी कि मॉलिक्यूलर मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास, या फिर किसी भी आयनिक कंपाउंड का जो मास है, यानी कि फार्मूला मास जो है, फार्मूला मास, ठीक है। इन सब के मास को हमने रिप्रेजेंट किया था, एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर मास को और फार्मूला मास, इनका जो यूनिट हम यूज़ कर रहे थे वो यूनिट हमारे पास था AMU, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट, और इसका भी था एटॉमिक मास यूनिट, ठीक है। यहाँ देखिए ये सब के सब पहले अलग अलग हम डील कर रहे थे कि कब हमने एटॉमिक मास लगाना है, कब हमने मॉलिक्यूलर मास लगाना है, कब फार्मूला मास लगाना है, ये सारी चीज़ एक तरफ। अब मोलर मास में आपके पास क्या आसानी है, मोलर मास इन सबको डील करता है, सिर्फ यूनिट चेंज हो जाएगा, ठीक है। अगर हम किसी एटम का किसी एटम का मास मालूम करते हैं, जैसे कि कैल्शियम का मास था 40 AMU, ठीक है। किसी मॉलिक्यूल का मास, मॉलिक्यूलर मास जिसमें H2 या N2, ठीक है, N2, तो N2 का एक नाइट्रोजन का मास था 14 और दो का मास था 28, ठीक है। तो 28 हम इसके लिए यूनिट लगा रहे थे, एटॉमिक मास यूनिट। सेम इसी तरह एक दूसरा मॉलिक्यूलर फार्मूला जिसमें HCl या H2O या NH3 वगैरह जो भी है, NH3, तो NH3 का मास आ रहा है 17, ठीक है, 14 नाइट्रोजन के और 3 हाइड्रोजन के, तो उसका आ रहा था 17। इसके लिए भी हम यूनिट लगा रहे थे AMU, ठीक हो गया, मॉलिक्यूलर मास भी। और सेम एंड में आ रहा है फार्मूला मास। किसी भी कंपाउंड का जो फार्मूला मास हम निकाल रहे थे, जैसे कि सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, इसका मास आ रहा था 23 सोडियम, 16 ऑक्सीजन और 1 हाइड्रोजन, तो इसका टोटल मास बनकर आ रहा था 40। इसके लिए भी हम यूनिट लगा रहे थे एटॉमिक मास यूनिट। एक हमने सॉल्व एग्जाम्पल की थी कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम CaCO3, ठीक है, काको 3, ओके, यहाँ देखें आसान है, काको 3, यहाँ देखें। तो इसका यूनिट मास बना था 100 और यूनिट आगे लगा रहे थे एटॉमिक मास यूनिट, ठीक हो गया। अब यहाँ देखिए डिफाइन, मोलर मास को कैसे डिफाइन किया गया, मोलर मास, ठीक है, इसको आपने डिफाइन किया होगा, बाज़ बच्चों ने याद भी किया होगा, एटॉमिक मास एंड मॉलिक्यूलर मास एंड फार्मूला मास, ठीक है। मतलब कि किसी भी एटम के मास को, मॉलिक्यूल के मास को या फार्मूला मास को अगर हम रिप्रेजेंट करते हैं एक्सप्रेस इन ग्राम, एक्सप्रेशन इन सबको अगर हम एक्सप्रेशन कर दे, यानी कि इनको जाहिर करें एक्सप्रेस इन ग्राम, ठीक है, तो ये कहलाता है मोलर मास, ठीक हो गया। अब ये आपके सामने लिखा हुआ, ये है एटम का मास है, ये है दोनों के दोनों मॉलिक्यूल, और ये दोनों यानी कि फार्मूला यूनिट, ठीक है, फार्मूला। तो यहाँ देखें एटम के मास को, मॉलिक्यूल्स के मास को और फार्मूला मास को, इन सब को अगर मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, यानी कि बजाय AMU लिखने के इनके आगे मैं लिख देता हूँ ग्राम,
यानी कि इसको 40 mu लिखने के बजाय मैं लिख दूँ 40 ग्राम, तो ये इसका कहलाएगा मोलर मास। समझ गए बात को। सेम इसी तरह इन दोनों के लिए 28 mu लिखने के बजाय मैं लिख दूँ 28 ग्राम, 17 ग्राम, ठीक है। तो ये भी इनका कहलाता है मोलर मास। मतलब बच्चे ये समझ रहे हैं कि सर मोलर मास कोई अलग चीज़ है, नहीं नहीं, सिर्फ यूनिट का डिफरेंस है, ठीक है। मोलर मास इन तीनों को, इन मतलब एटम को, मॉलिक्यूल को, फार्मूला को, सबको इकट्ठा करके डील करता है, सिर्फ इसमें यूनिट का डिफरेंस आ जाता है, ठीक है। यहाँ देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड का मास 40, इस 40 को हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में और 100 को भी रिप्रेजेंट करते हैं ग्राम में। तो जब हम इन फार्मूला यूनिट्स को, मॉलिक्यूलर फार्मूले मास को और एटम के मास को बजाय एटॉमिक मास यूनिट के बजाय हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें, इसे हम कहते हैं मोलर मास। ठीक हो गया, इसे हम कहते हैं मोलर मास। समझे। देखो आपको कंफ्यूजन ये हो रही थी कि सर मॉलिक्यूलर फार्मूला मास, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास, मॉलिक्यूलर मास, तो मॉलिक्यूलर में लाजमी आ रहा था मॉलिक्यूल, यानी कि H2 HCl, ठीक है, NH3, ये चीज़ आ रही थी मॉलिक्यूल में। और फार्मूला में आ रहा था, फार्मूला में क्रिस्टलाइन या सॉलिड या फिर आयनिक कंपाउंड वाली चीज़ें, ठीक है। फार्मूला में आ रहा था, फार्मूला में क्या आ रहा था, कैल्शियम कार्बोनेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक हो गया, इसमें मेटल्स मौजूद है। तो यहाँ देखें ये मॉलिक्यूलर मास में यूज़ हो रहे थे, ये फार्मूला मास में यूज़ हो रहे थे, ठीक है। लेकिन मोलर मास क्या करता है, मोलर मास इन सब को डील करता है, मॉलिक्यूलर के मास को भी डील कर रहे हैं, फार्मूले मास को भी डील कर रहे हैं, और साथ साथ आपको एटम्स के मास भी डील करके दे रहे हैं। तो इन सबको कलेक्टिवली मतलब इकट्ठा करके हम डील करेंगे मोलर मास में। सिर्फ मोलर मास में आपने क्या करना है, आगे यूनिट का डिफरेंस कर देना, ठीक हो गया। मोलर मास समझ में आ गया, बिल्कुल आसान है। मोलर मास के बाद जो अब हम अगली चीज़ समझेंगे वो मैं आपको समझा रहा हूँ, मोल। शुरू करते हैं मोल। यहाँ समझे, किसी भी जो हम एटम के मास को फाइंड कर रहे थे, जैसे कि कैल्शियम का मास था 40 ग्राम। अब यहाँ देखिए मोल में कॉन्सेप्ट यूज होता है ग्राम, यहाँ पर mu का कॉन्सेप्ट शुरू ही नहीं होता। mu हम मोलर मास से पहले तक कर रहे थे, ठीक है। एटम के मास, मॉलिक्यूलर मास, फार्मूला मास, तब तक mu आ रहा था। मोलर मास ने आकर सबको चेंज कर दिया ग्राम में, मतलब सारी चीज़ों को इकट्ठा कर दिया ग्राम में। तो मोल में कहानी शुरू हुई होती है ग्राम से, ठीक है ना। कैल्शियम का मास निकला 40 ग्राम। सेम इसी तरह किसी मॉलिक्यूल का मास, जैसे कि नाइट्रोजन N2, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास 28 ग्राम। एटॉमिक मास यूनिट नहीं लिखना, यहाँ से एटॉमिक मास यूनिट गया खुशबू लेने। यहाँ देखो कैल्शियम, नाइट्रोजन, इसी तरह वाटर का मास H2O, ठीक है। तो वाटर का मास भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया 18 ग्राम। सेम इसी तरह किसी फार्मूले के मास को, यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट का मास भी आपने रिप्रेजेंट कर दिया था 100 ग्राम में, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आ गई ग्राम में। मोल कहानी शुरू करता है ग्राम से, ठीक है। अब यहाँ देखो हम क्या करेंगे, किसी भी फार्मूले मास का यूनिट जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया हो, किसी भी मॉलिक्यूलर मास का यूनिट जो ग्राम में, यानी कि किसी भी मॉलिक्यूलर मास को, मॉलिक्यूल के मास को अगर ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया हो, उसे एक यूनिट, यानी कि उसे इकट्ठा कर देंगे, उसको यूनिट का नाम दे देंगे, ठीक हो गया। मोल असल में है क्या, मोल बेसिकली केमिस्ट्री में किसी भी केमिकल कंपाउंड्स के अमाउंट को जाहिर करने के एक यूनिट है। जिस तरह आपने देखा होगा फिजिक्स में लेंथ का यूनिट, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, फिजिक्स में लेंथ का जो यूनिट है उसको आप नापते हो मीटर, ठीक है, उसको मीटर से जाहिर करते हो। टाइम के वक्त के यूनिट को आप रिप्रेजेंट करते हो सेकंड से, ठीक है। और इसी तरह जैसे टेम्परेचर है, तो टेम्परेचर को आप सेंटीग्रेड में भी जाहिर करते हो, डिग्री फ़ारेनहाइट में भी जाहिर करते हो, ठीक है, और केल्विन में भी जाहिर करते हो। तो सेम इसी तरह जब हमें मोल की बात आती है, तो केमिस्ट्री में लैब प्रैक्टिस में जब आप जाओगे तो वहाँ पर आप चीज़ों को ग्राम में रिप्रेजेंट नहीं कर रहे होते हैं, आप वहाँ चीज़ों को रिप्रेजेंट करोगे मोल, ठीक है। कि 1 मोल कैल्शियम कार्बोनेट उठा लो, 1 मोल वाटर का रिएक्शन करवा दो, 2 मोल हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। तो वहाँ पर कॉन्सेप्ट आपने यूज़ करना होता है मोल का। मोल असल में क्या है, मोल यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन के लिए एक यूनिट के तौर पर, ठीक है ना। यहाँ देखें, तो इन सबको अगर हम यूनिटी में जाहिर कर दें, यानी कि इन सबको, किसी भी एटम के मास को जो ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया हो, मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर मास को या फार्मूला मास को ग्राम में रिप्रेजेंट किया गया हो, इन सबको अगर हम यूनिटी में ले लें, यानी कि कैल्शियम का मास होता है 40 ग्राम, ठीक है। तो 40 ग्राम कैल्शियम कितने मोल के बराबर होगा, यहाँ देखें, तो कैल्शियम 40 ग्राम कैल्शियम बराबर होगा 1 मोल के, ठीक है। इसको हम रिप्रेजेंट कर देंगे 1 मोल, ठीक हो गया, 1 मोल। सेम इसी तरह नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन का मास है, नाइट्रोजन के मॉलिक्यूल का मास है 28 ग्राम। इस 28 ग्राम को हम रिप्रेजेंट कर देंगे, यानी कि इससे भी हम मानेंगे यूनिट, तो इसका यूनिट भी निकल कर आएगा 1 मोल, ठीक है। वाटर
18 ग्राम में ये भी यूज़ हो रहा है, यानी कि इसको भी हम ज़ाहिर कर देंगे यूनिट में, तो ये भी बनेगा 1 मोल। ठीक हो गया, 1 मोल। और साथ साथ यहाँ आ गया कैल्शियम कार्बोनेट 100 ग्राम, तो ये 100 ग्राम बराबर है 1 मोल के। ठीक हो गया भाई, यहाँ देखें, यहाँ तक बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही ना? देखें मैं समझा रहा हूँ होता क्या। आपने क्या करना होगा, जैसे कि लेंथ है, ठीक है ना, मतलब अगर किसी ने लेंथ का यूनिट जब नहीं होगा तो तब हर बंदा कह रहा होगा मैं यहाँ से वहाँ तक चला, वहाँ से वहाँ तक चला, तो कौन सबसे ज़्यादा चला, तो इस सबसे पहले मतलब ये और होगा कि भाई ये सबसे ज़्यादा चला, ये सबसे कम चला है। तो इसको आसानी के लिए क्या किया गया होगा कि एक यूनिट बना दिया गया हो कि भाई अभी आइंदा से हम क्या करेंगे कि लेंथ को, यानी कि यहाँ से वहाँ तक चलने को मीटर में नाप लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान में आपने देखा होगा जब हम चीज़ें खरीद रहे होते, जैसे पाइप वगैरह खरीद रहे होते, तो वो फिट में नाप रहे होता है। ठीक है, ऐसा नहीं होता कि भाई इतना लंबा पाइप दे दो, या आप साथ में कोई पाइप वगैरह या कोई रस्सी लेकर भाई इससे थोड़ी और लंबी दे दो, तो वो क्या करेगा, 1 इंच टेप फीत वगैरह लेगा, फिट करेगा उसको, और नाप आपको बताएगा कि भाई आपने जो पाइप लेकर आए हो ये 3 मीटर का है, और अगर आप कहते हो इससे ज़्यादा तो मैं आपको 4 मीटर दूंगा। ठीक है, 3.5 मीटर नहीं दूंगा, या 5 मीटर नहीं दूंगा, या फिट नहीं दूंगा, ये मतलब कि आपने यूनिट को फिक्स करना है, यानी कि 3 फीट चाहिए, 4 फीट चाहिए। अगर आप उससे कह रहे हो कि भाई मुझे दे दो आप 3.5 फीट का पाइप, तो आपको बोलेगा हजरत मैं आपको दे रहा हूँ 4 फीट का पाइप, यूनिट फिक्स कर रहा हूँ 4 फीट का पाइप, आपकी मर्जी, आप इसमें से 3.25 रखो, 3.5 रखो, मर्जी आपकी। ठीक हो गया, तो सेम यही चीज़ होती है केमिस्ट्री में। मोल क्या होता है कि किसी भी फार्मूले का, कोई भी केमिकल फार्मूला, यानी कि एटॉमिक मास हो गया, मालिक्यूल का मास हो गया, मालिक्यूलर मास हो गया, या फार्मूला मास हो गया, इनको जब हम ग्राम में रिप्रेजेंट करें और उस ग्राम को हम ले लें 1 यूनिट में, ठीक है, इनको यूनिट माना जाता है। अब बच्चे के माइंड में कंफ्यूजन आ गई, सर ये तो कैल्शियम जो आपने लिया 40 ग्राम है, मुझे समझ में आ गया था कि ऐसा कैल्शियम 40 ग्राम है, ये आपने कह दिया 1 मोल के बराबर है। ठीक हो गया, तो यहाँ 28 1 मोल के कैसे बराबर हो गया? कंफ्यूजन आ रही ना कि सर यहाँ तो 40 बराबर है, चलो मैंने मान लिया कि 40 = 1। ठीक है, तो सर यहाँ 28 को 1 क्यों माना गया, यहाँ 28 को 1 क्यों कह दिया गया? हालांकि 41 होना चाहिए, और 80 को, यानी कि अगर मैं इसको हाफ करता हूँ 20 होना चाहिए, यानी कि 0.5 के, और यहाँ 28 आ रहा, तो सर ये तो करीब 0.6 या 0.7, यानी कि ये आंसर आना चाहिए कि भाई 28 = 0.6 या फिर 0.7, है ना, अप्रोक्सीमेट इतना आना चाहिए, अप्रोक्सीमेट इतना आना चाहिए। तो ऐसा नहीं है, यहाँ मेरी बात सुने, कन्फ्यूजन को मुझे मालूम है, मुझे भी होती थी कन्फ्यूजन जब हम 9 में थे, तो मुझे भी ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी कि सर यहाँ 40 आपने बोल दिया, यहाँ 28 बोल दिया, यहाँ आप 18 कह रहे हो, यहाँ 100, ये मतलब हो क्या रहा है? अपनी मर्जी से कहीं भी नंबर लग रहा है, ऐसा नहीं है। देखो मेरी बात सुनो, रिलैक्स हो गया। यहाँ जो 40 ग्राम आपको दिया गया है, 40 ग्राम 1 मोल के बराबर, ये दिया गया है कैल्शियम का। कैल्शियम पीरियोडिक टेबल में मौजूद एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 20 है और मास नंबर 40 है, आपको टीचर्स ने याद करवाया होगा। देखें मेरी बात सुने, कैल्शियम का मास आता है 40, ठीक है, 40 ग्राम कैल्शियम बराबर है 1 मोल के। ये सिर्फ और सिर्फ यानी कि कैल्शियम के लिए, ठीक है। अगर कैल्शियम को मैं यहाँ 20 करूँ तो वो हो जाएगा 0.5 मोल, वो बात हो रही है जस्ट कैल्शियम की, ठीक है ना। यहाँ देखो, यहाँ हमने एटम चेंज कर दिया, ऊपर था कैल्शियम, नीचे क्या आ गया, नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन का मास अलग है। जिन बच्चों ने याद किया होगा उनको मालूम है कि पीरियोडिक टेबल में नाइट्रोजन मौजूद है नंबर 7 पर, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर होता है 7 और मास नंबर इसका होता है 14, ठीक हो गया। तो 14 यहाँ 2 बार है, इसलिए इसका मास निकल कर आ रहा है 28। यहाँ तक क्लियर है? देखो अभी अगर आपको ये समझ में आ गया और ये समझ में आ गया कि दोनों अलग अलग कंपाउंड है, इसकी मिसाल मैं आपको ऐसे समझाता हूँ जैसे कि लकड़ी आप ले लो, लकड़ी, और दूसरी तरफ आप ले लो लोहा, दोनों को सेम साइज में काट दो, मतलब दोनों को स्क्वायर क्यूब कर दो, यानी कि 5 सेंटीमीटर यहाँ से, या 5 सेंटीमीटर नहीं समझ में आ रहा आपको, तो 5 इंच यहाँ से 5 इंच यहाँ से क्यूब बना है। देखें यहाँ दोनों, आप क्या करोगे, ऐसे क्यूब बना दे, दोनों का क्यूब बना है, ठीक है। इस तरह इसको, यानी कि ये जो इसके 6 फेसेस हो गए, अप डाउन लेफ्ट राइट फ्रंट बैक, ठीक है ना, इन सबको आप यहाँ से यहाँ यानी कि 5 इंच कर दे, ठीक हो गया, 5 इंच। तो इस तरह के आपने 2 क्यूब लेने, एक क्यूब और ये आपने ले लिया दूसरा क्यूब, ठीक है। अब यहाँ सुनो सुनो, मैं आपको समझा रहा हूँ कि सर कन्फ्यूजन आ रही है मुझे, मैं समझ नहीं पा रहा कि ऊपर कर दिया 40 नीचे कर दिया 28, तो क्यों, ये समझा रहा हूँ। देखो इसको भी आपने ले लिया 5 ठीक है। अब इनमें से आपने ऊपर वाला ले लिया, यानी कि ऊपर वाला है आयरन का क्यूब, आयरन क्यूब, ठीक है, और नीचे वाला आपकी मर्जी, वुडन क्यूब मिलता है तो भी सेट है, और अगर आपको प्लास्टिक क्यूब मिलता है वो भी ठीक है, बिलफर्ज हमने इसको ले लिया प्लास्टिक, ठीक हो गया। अब यहाँ सुनो, इस 5 यानी कि हर तरफ से जो 5 इंच का क्यूब है, 6 के 6 साइडों से, इन्हें हमने मान लिया यूनिट, ठीक हो गया। यूनिट समझ में आ गया, ये बराबर कितना क्यूब है, एक क्यूब है,
ये बन गया 1 क्यूब यानी कि 1 क्यूब, ठीक है, और ये भी बन गया 1 क्यूब, सेट हो गया। यूनिटी समझ में आ गई, यूनिटी किसे कहते हैं, ये भी 1 है ये भी 1 है। अब मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप इन दोनों का वजन करो, ठीक है, इनका वेट मालूम करो। डिजिटल स्केल है तो भी चलेगा, पुराने टाइप का तराजू तो भी चलेगा। देखिए यहाँ आप हाथ में भी पकड़ कर देखेंगे तो आपको आयरन का जो क्यूब है, आयरन का जो क्यूब है उसका मास आपको ज़्यादा मिलेगा, ठीक है। बिलफर्ज आपने डिजिटल स्केल से मालूम कर लिया और आपके पास इसका वजन आया आयरन का, यानी कि करीब करीब 5 किलोग्राम, ठीक है, 5 किलोग्राम, समझ रहे हो, ये आ गया 5 किलोग्राम। अब मैंने आपसे कहा इसको भी मालूम करो, इसका वेट भी मालूम करो, तो आपने इसको डिजिटल बैलेंस पे रखा और इसका वेट आपके पास अप्रोक्सीमेट निकल कर आ गया 2.5 या 2.6 जो भी आ गया, बिलफर्ज ये आ गया 3 किलोग्राम, ठीक है, 3 किलोग्राम। मेरा ख्याल है मैंने ज़्यादा बोल दिया, ओके, एक काम करते हैं, इसको ले लो 3, इसे ले लो 1 किलोग्राम, ठीक है, यहाँ समझो। अब सवाल ये है कि आयरन का मास कितना आया 3 किलोग्राम, प्लास्टिक का मास कितना आया 1 किलोग्राम, लेकिन ये कितने क्यूब है, 1 क्यूब है, ये कितना क्यूब है, 1 क्यूब है। ये इनके लिए हो गई यूनिटी, जैसे कि यहाँ मैंने इसको लिख दिया 1 मोल, या इसको मैंने लिखा 1 मोल, समझ रहे हो, 1 मोल 1 मोल, ओके। अब यहाँ देखें कैल्शियम का मास ज़्यादा क्यों आ रहा है, 1 मोल में कैल्शियम ज़्यादा क्यों है, 1 मोल में नाइट्रोजन कम क्यों है। सेम इसी तरह 1 क्यूब में लोहा आयरन क्यों ज़्यादा आया और 1 ही क्यूब में सेम साइज में प्लास्टिक क्यों कम आया, ठीक है। यहाँ डेंसिटी का भी डिफरेंस है, यहाँ मटेरियल का भी डिफरेंस है, बहुत सारे डिफरेंस है, आप जो समझ में आ रहा आप ले लो। खैर, तो बात कर रहा था सेम इसी तरह आप देखें 1 क्यूब आयरन बराबर है 3 किलोग्राम के और 1 क्यूब प्लास्टिक बराबर है 1 किलोग्राम के, ठीक है। यूनिटी 1 1 है दोनों के लिए, मास का डिफरेंस आ रहा है, समझ रहे हो बात को। ये सेम ये चीज़ यहाँ पर भी हो रहा है कि कैल्शियम का 1 मोल बराबर है 40 ग्राम और नाइट्रोजन का 1 मोल बराबर है 28 ग्राम, ठीक है। मुझे भी कन्फ्यूजन थी कि सर 40 बराबर है 1 के, 28 बराबर है 1 के, कैसे। तो मेरे ख्याल से ये समझाने के बाद आपको समझ में आ गया होगा कि ये भी 1 है ये भी 1 है, लेकिन मास का डिफरेंस क्यों है। तो मास का डिफरेंस एटमों की डेंसिटी की वजह से होता है, ठीक है। लकड़ी का वजन कम, लोहे का वजन ज़्यादा, समझ गए ना बात को। तो मोल क्लियर हो गया। अब समझो, तो कैल्शियम 40 ग्राम कैल्शियम यानी कि 40 ग्राम कैल्शियम इक्वल है 1 मोल के। मोल यूनिटी को कहता है, किसी ना किसी यूनिट को, ठीक है ना। आपको भी समझ आ गया ना। हाँ, यहाँ देखो, अरे भाई मेरी तरफ देख, यहाँ देख। तो ये क्लियर हो गया कि सर मोल क्या होता है, मोल यूनिट है, ठीक है। बेसिक इसको 1 मोल माना जाता है, हर चीज़ को 1 मोल लिया गया उसके एक्चुअल मास को निकाल के। इससे पहले आपको समझा चुका ना कि फार्मूला मास मॉलिक्यूलर मास हमने कैसे फाइंड किए। तो उन्हीं मासेस को अब यूनिटी पर लेकर आ रहे हैं हम, और वो यूनिटी कहलाती है 1 मोल, ठीक है। ये मोल मेरा ख्याल है, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया, आपको भी समझ में आ गया होगा, ठीक है, आपको भी समझ में आना चाहिए। यहाँ देखो, तो मोल समझ में आ गया, 40 ग्राम 40 ग्राम कैल्शियम बराबर है 1 मोल, 28 ग्राम नाइट्रोजन बराबर है 1 मोल नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल, ठीक है। सेम इसी तरह वाटर का मॉलिक्यूल, वाटर के मॉलिक्यूल का मास निकलता है 18 ग्राम और 18 ग्राम वाटर का मॉलिक्यूल इक्वल होता है, बोलो भाई कितना है, 1 मोल, ठीक है। 18 ग्राम वाटर कितने के बराबर है, 1 मोल के। अब ये आ गया कैल्शियम कार्बोनेट, चूने का पत्थर है, ठीक है ना, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टलाइन है, आपने देख लिया यस सर कि सॉलिड मटेरियल में, और यहाँ कैल्शियम भी मौजूद है। मैंने आपको पहले भी बताया कि मेटल आयनिक फॉर्म बनाता है, क्रिस्टलाइन होता है, ठीक है। ये होगा 100 ग्राम, 100 ग्राम 1 मोल के बराबर। मेरे ख्याल से अब आपको ये सारी की सारी चीज़ें क्लियर हो गई होगी। मैं अब यहाँ